विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष विषय में। तो आज हम देखेंगे दो समकक्ष धारावाही परिनालिकाओं का अन्योन्य परिवर्तन गुणांक। आपके पास दो धारावाही परिनालिकाएं मान लीजिए, एक ये रही परिनालिका जिसको बोलेंगे हम क्या, P1 परिनालिका। एक और परिनालिका है, इसके अंदर ठीक है, मतलब दोबारा बनाएंगे। हाँ, दो परिनालिकाएं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एक ये रही, एक इसके अंदर है, ठीक है। दो परिनालिकाएं आपको दिखाई दे रहा होगा, एक काली वाली और एक हरी वाली। काली वाली को हम बोलेंगे P1 परिनालिका और हरी वाली को बोलेंगे P2 परिनालिका, ठीक है। तो आपके पास दो परिनालिकाएं हैं, P1 और P2, ठीक है। तो P1 वाली परिनालिका मान लीजिए फेरों की संख्या कितनी है, N1 है, और P2 वाली परिनालिका फेरों की संख्या कितनी है, N2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना दो परिनालिकाएं, माना दो परिनालिकाएं P1 व P2 हैं, जिसमें फेरों की संख्या N1 व N2 है, ठीक है। हम क्या देखेंगे, परिनालिका P1 के कारण इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि हमने कल कराया था। तो हम लिखेंगे परिनालिका P1 के कारण उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो B1 होगा। B1 हो रहा क्या होगा, म्यू नॉट N I1, ठीक है, म्यू नॉट N I1। यानी ये पहली वाली परिनालिका दिखाई दे रही है, पहली वाली परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कितना है आपका, म्यू नॉट N I1, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब P1 वाली परिनालिका की हम बात कर रहे हैं, हम माने P1 वाली परिनालिका के एक फेरे से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो वाला मानेगा, ठीक है। देखेंगे परिनालिका P1 के प्रत्येक फेरे से निर्गत फ्लक्स, अभी N का मान लगाएंगे, N का मान क्या लगाएंगे, N1/L ये लगाएंगे, ठीक है। परिनालिका P1 के प्रत्येक फेरे से निर्गत फ्लक्स कितना निकलेगा, पता होगा आपको, φ1 बराबर B1 × A, ठीक है। अब B1 का मान यहाँ पर लगा दें, कितना हो गया, म्यू नॉट N के लगा दें N1/L, और A तो आपका ऐसा का तैसा है ये, ठीक है। बस इतना नोट करने बस होने वाला है। अब आप देखेंगे परिनालिका P2 से, अब ये वाली परिनालिका बात कर रहे हैं P2 वाली, ठीक है। परिनालिका P2 से निर्गत फ्लक्स, देखो परिनालिका P2 से निर्गत फ्लक्स है आपका, परिनालिका P2 से निर्गत फ्लक्स है, परिनालिका P2 से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, उसमें जितने फेरे होंगे उससे से निकल रहा होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, एक बात लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। परिनालिका P2 से निर्गत फ्लक्स φ2 क्या होगा आपका, उसमें फेरों की संख्या कितने फेरे हैं उसमें, N2, और परिनालिका पहले से निकलने वाला कुल फ्लक्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हाँ, मतलब परिनालिका पहले वाली उससे कितना फ्लक्स निकला, ये रहा, ठीक है। ये वाला ये तो एक का है रहा है, एक ही का तो है। अब हम बात कर रहे हैं परिनालिका P2 से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक से तो इतना निकल रहा है। और परिनालिका P2 में कितने फेरे हैं, N2,
ठीक है, N2, और एक से कितना निकल रहा है phi1। हाँ, एक फेरे से है परिणाल का P2 के लिए। ठीक है, तो एक फेरे के लिए इतना है और फेरे कितने N2, तो मैं ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएं आप N2 ऐसे तैसे, और phi1 का मान कितना ये लगा दें म्यू नॉट N1 I1 बट्टे ए बट्टे L। ठीक है, अब phi2 बराबर आपको क्या निकालना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहाँ तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक नहीं है, क्या आपने नहीं पढ़ा कल, phi2 बराबर क्या था M ध्यान था, तो आप यहाँ पे लगा दें MI1, आई से आई चले, ये गलत चला गया, I1 चला गया, तो आपका क्या निकल कर आया अन्योन्य प्रेरण गुणांक म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए बट्टे L। यही आपका अंतिम आंसर है, नोट करेंगे। तो अब हम देखेंगे किसी धारावाहिक कुंडली के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होगी, आपको पता है जब किसी कुंडली के देखें, जब किसी कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। सही बात है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हम क्या करेंगे परिवर्तन करेंगे तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और उस प्रेरित धारा को प्रवाहित होने के लिए कुंडली में क्या करना पड़ेगा, तो उस प्रेरित धारा को कुंडली में प्रवाहित होने के लिए चलना पड़ेगा। ठीक है, अब करंट चलेगी जैसी बात, तो प्रतिरोध आपने कोई चीज सुनी होगी, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब वह प्रेरित धारा उस कुंडली में प्रवाहित होगी तो उसके मार्ग में प्रतिरोध धारा अवरुद्ध उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेरित धारा को उसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा, वही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक लाइन में लिख लोगे क्या, किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है इस प्रेरित धारा को कुंडली में प्रवाहित होने के लिए मतलब एक प्रेरित धारा कुंडली में प्रवाहित हो रही है तो इसके मार्ग में कौन आएगा, प्रतिरोध आएगा, तो उसके विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ेगा। यही किया गया कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रेरित धारा को कुंडली में प्रवाहित होने के लिए प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य संचित स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। तुल्य यानी बराबर होता है, जो आपने कार्य किया वह क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यही किया गया कार्य ठीक है, नंबर 1 संचित स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। दोबारा देखेंगे, जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब प्रेरित धारा को कुंडली में प्रवाहित होने के लिए प्रतिरोध के बदले लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। ठीक है,
तो उसको लड़ने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपका स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रेरित धारा द्वारा प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य की हम गणना करेंगे। ठीक है, वही आपकी स्थिति ऊर्जा होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देखो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। विभव बराबर क्या होगा, कार्य बट्टे आवेश, यानी V बराबर W/Q सुना है आपने, यानी V बराबर W/Q। अब देखें विभव की जगह पर आपका इस चैप्टर में कौन काम कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। V की यहाँ पर कौन काम कर रहा है, E काम कर रहा है। ठीक है, तो विभव की हम यहाँ पर क्या लेंगे, E लेंगे, E भी आपका एक प्रकार का विभव है। और कार्य की जगह W लेंगे, आवेश की जगह Q लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कार्य निकालें तो W बराबर क्या निकल कर आया, Q इंटू E। ठीक है, यह तो कुल कार्य है, यह क्या कुल कार्य है। ठीक है, यह आपका क्या है, कुल कार्य है। ठीक है, अब मैं मान लूं किया गया कार्य थोड़ा है। ठीक है, माना किया गया कार्य नेक है, माना किया गया कार्य अल्प है। कैसा है, अल्प है, थोड़ा है। तो कार्य को क्या लेंगे, DW बराबर, और आप इसको भी तो कम करना पड़ेगा, तो DW बराबर EdQ। ठीक है, इतना आपको पता चला। क्या आपने तीसरा चैप्टर सुना है प्रेरित विद्युत धारा वाला। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा कहलाती है। आपको पता होगा आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। यानी धारा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं I बराबर dQ/dt। इसी को तो बोलेंगे आवेश प्रवाह की दर यानी समय से भाग लगा लो, I बराबर dQ/dt। अब आपको यहाँ से dQ का मान दिखाई दे रहा है, ये वाला dQ, इस dQ की जगह यहाँ से dQ का मान निकालें तो कितना निकल कर आएगा, dt का सब मल्टीप्लाई कर दें, dQ निकल आएगा, इसमें लगा दें। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, आशा है तो नोट करें, तो ठीक है कर दे रहे हैं। यहाँ पे DW बराबर क्या निकल कर आया आपका, DW बराबर निकल कर आएगा EI इंटू dt। ठीक है, इतना नोट करेंगे, हमने dQ की वैल्यू लगा दी dt इंटू आई। ठीक है, नोट करें। हाँ, तो अब आप देखेंगे तो आपका यह निकल कर आया DW बराबर EI/dt। ठीक है, तो आपने स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा होगा, स्वप्रेरण गुणांक आपने देखा था E बराबर क्या था आपका, माइनस का L DI/dt। ठीक है, ये आपने देखा था स्वप्रेरण गुणांक में E बराबर माइनस के L DI/dt गणना कराई थी मैंने। और जहां L क्या दिखा रहा है आपको, लेंज के नियम को दर्शा रहा है, यानी विरोध को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को करने में हम माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, खाली E की जगह क्या लगा दें, L DI/dt लगा दें। ठीक है, तो DW बराबर L DI/dt मल्टीप्लाई में I dt तो है ही है, dt से dt चला गया तो आपका बचा DW बराबर LI/dt। ठीक है, अब आपको देखो यह कार्य कैसा अल्प है, आपको तो कुल कार्य निकालना है, आपको तो क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है। और आपके पास क्या है, अल्प कार्य। जब अल्प कार्य से अधिक कार्य निकालें तो क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका समाकलन। ठीक है, जब इसका हम समाकलन कर देंगे तब आपको कुल कार्य मिल जाएगा। ठीक है, अल्प कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो कुल कार्य कब मिलेगा, जब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन, DW का क्या कर देंगे, समाकलन। ठीक है, कहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको करंट के विरुद्ध करना पड़ेगा, मतलब करंट के अनुसार करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रारंभ में आपकी करंट कितनी थी, 0, और कहाँ तक करनी है आपको, I तक करनी है। करंट 0 को I तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको DW बोलेंगे। ठीक है, आप DW का मान लगाएं, L बाहर निकाल लें, I/dt DI। ठीक है, क्या आपको समाकलन आते हैं, I का समाकलन क्या होगा बताएं,
बताएं आई का समाकलन क्या होगा। अवश्य आपने सुना होगा, यदि हम किसी मान लीजिए यहाँ पर x का हमको समाकलन करना होता है dx के सापेक्ष, तो क्या करते हैं, इसकी पावर कितनी 1 है, ठीक है, तो क्या करें, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, यानी कितनी होगी 2, और जितनी पावर आई उसी का नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यह क्या होता है, समाकलन होता है। मान लीजिए आपको किसका करना है, एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, तो पावर कितनी है 2, तो इसमें एक और जोड़ दो, 3 हो गई, और 3 है, उसी 3 का नीचे भाग लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, आई दिया है, इसका हम समाकलन करेंगे, यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आई का समाकलन क्या है, पावर कितनी 1 है, तो पावर में एक जोड़ देंगे, आई स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एल आई स्क्वायर बट्टे 2, ये आपका समाकलन हो गया, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी, 0 से लेके आई तक, कोई मतलब नहीं है, एक बार आप आई लगाओगे तो यही रहेगा, 0 लगाओ तो वही रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या निकल कर आया, डब्ल्यू बराबर एल, 2 इधर निकाल लें, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, यही आपका क्या होगा, कार्य होगा। और किया गया कार्य क्या होता है आपका, स्थिर यानी कि यू होता है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल या किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक चढ़ के कारण उत्पन्न विभव, इसको भी बोल सकेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में आप यही बोलें गतिक विद्युत वाहक बल, लेकिन पेपर में आपसे बोल देगा, कंफ्यूज हो गए आप, तो ये भी लिख लें विद्युत वाहक बल, ठीक है। या आप ये डालना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब इस नाम से आ जाएगा या इस नाम से आ जाएगा, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की गति के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है। आपसे 2 प्रकार से पूछ सकता है, गतिक विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, सत्यापन कीजिए। यह आपसे कहेगा, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो पेपर में आया गया है, ठीक है। देखें, तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएं, जिसको हम क्रॉस से दर्शाएंगे, ठीक है। अब आप देखें, देखो ये क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। कैसे प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये चुंबकीय बल रेखाएं इसके आर पार जा रही हैं, बोर्ड के अंदर घुस रही हैं, समझ रहे हो। चुंबकीय बल इसका दिखाई दे रहा है छेद, इसके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब यह है, ठीक है। इसी में आपकी कोई क्या रखी है, चालक छड़ रखी है, क्या रखी है, कोई आपकी चालक छड़ रखी है, मान लीजिए ये आपकी कोई चालक छड़, इसको मैं क्या मिला हूँ, ये पी क्यू, क्या आपकी कोई चालक छड़ है, और इसकी लंबाई कितनी है एल, ठीक है। हाँ, आपका यह कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें आपकी कोई चालक छड़ पी क्यू है, जिसकी लंबाई कितनी है एल, वह v स्पीड से इधर की ओर भाग रही है, इधर की ओर चल रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, और कुंडली कहाँ बह रही है, वो छड़ कहाँ बह रही है आपके इधर की ओर, ठीक है। तो ये इधर चल रही है, इसी की जो इधर चल रही है कितनी स्पीड से, v वेग से, तो जब v वेग से इधर चलेगी, गति करेगी, तो जो विभव उत्पन्न होगा आपको वही विभव बताना है, क्या, उसी को हम बोलेंगे गतिक विद्युत वाहक बल बोलेंगे, ठीक है। आप पतली कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी पतली कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दोबारा देखें, यह आपका कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसको हमने क्रॉस से दर्शाया है, इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। और छड़ा आपकी किधर गति कर रही है, इधर गति कर रही है, तो मैं एंगल पूछूं, एंगल कितना बन रहा होगा,
90 बन रहा होगा, क्यों बी तो इधर है और ये वाला इधर बह रहा है, तो एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कोई चालक छड़ है, तो चालक छड़ के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरे होंगे, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। जब यह चालक छड़ इधर की ओर गति करेगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, वह इलेक्ट्रॉन पी क्यू वाले सिरे से क्यू वाले सिरे पर आएंगे, पी वाले से क्यू वाले सिरे पर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को पी वाले से क्यू वाले सिरे पर आने पर इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। उसी विभव को आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख देंगे, दो चार बातें। तो हम क्या लिखेंगे, माना पी क्यू एक चालक छड़ है, चालक छड़ है। माना पी क्यू एक चालक छड़ है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से क्या है, गतिशील है, v वेग से गतिशील है। ठीक है, तथा छड़ की लंबाई कितनी है, छड़ की लंबाई L है। इतना आपको पता चला। और आपको पता है इस चालक छड़ में क्या है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह P से Q की तरफ हो रहा है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का P से Q की तरफ होगा तो इसके सिरे पर विभव उत्पन्न होगा, वही आपको विभव ज्ञात करना है। तो हमने लिखा, माना PQ एक चालक छड़ है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील है तथा चालक छड़ की लंबाई L है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन P से Q सिरे पर, Q सिरे की ओर गतिशील है। इसमें क्या है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन P से Q सिरे की ओर क्या है, गतिशील है। अब इलेक्ट्रॉन P से Q सिरे की तरफ गतिशील करेंगे तो इसके सिरे पर विभव उत्पन्न होगा, वही आपको क्या करना है, गणना करनी है। ठीक है, अब बात करना इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर मैं आपको बात करूं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तरह की आवेश गति कर रहे हैं, एक तरह का ये मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है क्या, आपको पता है, अतः आवेशित कण की गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल, चित्र कब उतारेंगे आप, इतना लिखने के बाद चित्र उतारेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये उतारेंगे डायग्राम। हाँ देखो, आपको क्या पता है, जब आवेशित कण गति करते हैं तो उनके कारण जो बल उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल, वह क्या होता है, क्या होता है, एफ वी वेक्टर बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा का मान तो कैसे आपको पता चलेगा, 90 है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, गति इधर हो रही है, थीटा का मान 90, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। अब देखो मैंने बल के ऊपर वेक्टर लगाया है, इसका मतलब है परिमाण दिशा भी लिखनी पड़ेगी। परिमाण तो ये हो गया, दिशा किधर होगी आपकी, दिशा किधर होगी, ठीक है, दिशा होगी इसके बाई अक्ष के अनुदिश। बाई अक्ष किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, आपको पता नहीं है, ये बाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये आपका जेड अक्ष होता है। बाई अक्ष को किससे दर्शाते हैं, प्लस जे से, जे कैप से, और एक्स अक्ष को आई कैप से, और बाई जेड अक्ष को के कैप से, आपको पता होगा। ठीक है, पढ़ा हुआ इंटर में आपने। तो इस चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी आपकी, जे कैप। ठीक है, इतना नोट करना तब तक। अब आप देखें, देखो तो इस चालक छड़ के अंदर गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ना, आवेश तो गति नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहेंगे, कहाँ पर आएंगे आपके, यहाँ पर आएंगे, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर कमी होगी, तो वहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पर कमी होगी, वहां पे वृद्धि होगी, वहां पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको डेरिवेशन कर लें, अभी करेंगे, 5 मिनट रुके। ठीक है,
अब इस डेरिवेशन को आराम से शांतिपूर्वक करें, शांतिपूर्वक करें। यहाँ पर गति कौन कर रहा है? आवेश तो गति नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं जब आवेशित कण गति करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय बल कितना होता है आपका? ये होता है। लेकिन यहाँ पर गति कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान क्या हो जाएगा आपका? माइनस का E हो जाएगा। समझ में आया? आवेश गति कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो Q को ये क्या रखेंगे? माइनस का E रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्यों? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का होता है, माइनस के 1.6 10 टू द पावर माइनस 91 19 kg। ठीक है, तो Q को ये हम क्या रखेंगे? माइनस का E रखेंगे। ठीक है, तो हमने रखा एफ वी वेक्टर बराबर माइनस का E V B J कैप। ठीक है, अब माइनस को J कैप के पास भेजें, तो E V B माइनस का J कैप। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो? अब माइनस का J हो गया, तब बल की दिशा क्या आती? बाई अक्ष की ऊपर वाली दिशा में। अब माइनस का J हो गया, इसका मतलब क्या? नीचे दिशा हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्षण PQ की दिशा, यहाँ क्षण PQ की दिशा चुंबकीय बल के कारण, यहाँ क्षण PQ की दिशा चुंबकीय बल के कारण किधर हो रही है? कारण ऊर्ध्वाधर, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ ही तो है, J कैप माइनस का नीचे की तरफ है। ठीक है, इतना नोट करेंगे। तो माइनस का J हो गया, इसका मतलब है चुंबकीय बल की दिशा किधर हो गई? नीचे की तरफ हो गई। मैंने लिखा यहाँ चालक क्षण PQ की दिशा, मतलब चालक क्षण PQ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका दिशा किधर हो गई? उन पर लगने वाले बल की दिशा किधर हो गई आपकी? ऊर्ध्वाधर, नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, अब इतना हो गया। उड़ रहा थोड़ा, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर आवेशित कण क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो आपको पता होगा पहले चैप्टर में, जब आवेशित कण गति करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों का निर्माण करते हैं। जब आवेशित कण गति कर रहे होंगे तो विद्युत क्षेत्र का भी निर्माण होगा। अगर विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा तो विद्युत बल भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे? अतः आवेशित कण की गति के कारण विद्युत बल उसको मानेंगे Fe। ठीक है, तो Fe हो जाएगा आपका, क्या पढ़ना है आपने? विद्युत बल क्या होता है? Q इंटू ई, Q इंटू यू होता है आपका विद्युत बल। ठीक है, अब आपकी दिशा की बात करते हो, चुंबकीय बल की दिशा किधर है? नीचे की तरफ। तो यह भी आपका कौन सा बल है? विद्युत बल। इसकी दिशा क्या होगी आपकी? नीचे की तरफ। ठीक है, विद्युत बल की भी दिशा किधर होगी? नीचे की तरफ। क्यों? चुंबकीय बल की दिशा किधर है? नीचे की तरफ। ठीक है, अब बात करें PQ क्षण में गति कौन कर रहा है? आवेश के इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का E लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लगा दें F यानी विद्युत बल क्या हो जाएगा आपका? माइनस का E माइनस का J कैप। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो E J कैप। तो आपको इस बात से क्या पता चला? चुंबकीय बल, वो चालक क्षण में जो इलेक्ट्रॉन है गति के कारण चुंबकीय बल किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो आपका विद्युत बल है वो कहाँ लग रहा है आपका? प्लस का J, यानी ऊपर की तरफ। यानी इस चालक क्षण में क्या थे? इलेक्ट्रॉन है,
उसके गति के कारण दो प्रकार के बल उत्पन्न हुए, चुंबकीय बल और विद्युत बल। चुंबकीय बल लग रहा है नीचे की तरफ, विद्युत बल लग रहा है ऊपर की तरफ। कैसे पता चला? प्लस करिए तो आप यहाँ लिख दोगे, आप लिखोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत बल कहाँ लग रहा है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है। और लगता है, ठीक है। अब देखो विद्युत बल लग रहा है ऊपर की ओर, चुंबकीय बल लग रहा है नीचे की ओर। तो आप देखोगे दोनों बल विपरीत हैं, तो विद्युत बल चुंबकीय बल का क्या करेगा? विरोध करेगा। जब एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब विद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन चलना ही बंद कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चलना ही बंद कर देंगे, तो इस स्थिति में कुल बल कितना हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा? एक बल ऊपर एक बल नीचे, जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो कुल बल कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। ठीक है, बस थोड़ा और सदें। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। मतलब जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में जब दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे तो कुल बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी विद्युत बल प्लस के चुंबकीय बल कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, ठीक है। एफ का मान कितना है आपका? ई जे कैफ, और एफ एम का मान कितना है आपका? एफ एम का मान कितना था? अभी निकाला था हमने विद्युत बल का मान। ई विद्युत बल का मान क्या था आपका? ई वी बी माइनस का जे कैफ, ठीक है, बराबर जे। आप इसको उधर ले जाए, हाँ, ई जे कैफ, देखो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ई वी बी जे कैफ, ठीक है। ये हो गया आपका। ई से ई गया, जे से जे गया, तो आपका ई बराबर निकल कर आया बी वी, ठीक है। तो इतना नोट करने बस होने वाला है एक लाइन में। तो आपने देखा ई बराबर वी बी, ठीक है। अब लिखेंगे अतः चालक छड़ के सिरों पर उत्पन्न विभव, जो चालक छड़ है उसके सिरों पर उत्पन्न विभव कितना होगा आपका? आपको पता है विभव बराबर क्या होता है? अभी देखा था कार्य बट्टे आवेश। आवेश क्या है आपका? क्यू नॉट, ठीक है। आपको पता है कार्य क्या है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन यानी एल, ठीक है, बट्टे क्यू नॉट। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, एफ बट्टे क्या होता है आपका? ए बराबर सुना होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता, एफ बट्टे क्यू नॉट। तो यहाँ पर लगा दें ए बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट का ई आ गया, और एल तो है ही आपका। जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या मिलता है आपको? कॉस थीटा, ई एल कॉस थीटा। यहाँ पर आपका थीटा का मान कितना है? जीरो है, हाँ, थीटा का मान आपका यहाँ पर जीरो है। ई का मान लगा दें यहाँ पर, ई का मान कितना है? वी बी, ठीक है, एल ऐसा का तैसा, और कॉस थीटा का मान तो जीरो हो गया। यही आपका सूत्र निकल कर आया, ई बराबर बी वी एल, ठीक है। यही आपका गतिज विद्युत वाहक बल है। आशा है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखें। धन्यवाद।